तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और समझने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। दरअसल पृथ्वी के पास अपनी खुद की एक शक्ति है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास एक खुद की शक्ति है, उस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब होता है कि जो आकाशीय पिंड हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वही शक्ति है जिसमें कोई वस्तु, कोई पिंड चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो ऐसा ही काम कर रही है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें मौजूद हैं, इसके चारों ओर जो भी गैसें मौजूद हैं उनको अपनी ओर खींचती है। जल वाष्प जो उत्पन्न होता है उनको अपने चारों ओर टिकाए रखती है। धूल के कण अपने चारों ओर समाहित रखती है। तो ये सारी चीज़ें बाद में पृथ्वी की ओर ऐसे जमावड़ा बना लेती हैं चारों तरफ से, और यही सारी चीज़ें जो हैं बाद में वायुमंडल का रूप ले लेती हैं, एटमॉस्फेयर का रूप ले लेती हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है। तो हमारे वायुमंडल में देखा जाए तो दो गैसें मुख्य हैं, जो कि वायुमंडल का 99% से अधिक हिस्सा उनके हद में आता है, उनके हिस्से पड़ता है। उन दोनों गैसों का नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.1% है और वहीं ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.9% है। कई सारी बुक्स में या जनरली हम अपनी सामान्य भाषा में इसे 78% और इसे 21% दिखा देते हैं। तो ये जो रेशियो है वो चलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि देखा जाए तो वायुमंडल में सबसे बड़ी जो गैस है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपलब्ध है हमारे वायुमंडल में, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे जो आती है उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। बाकी का जो लगभग ये दोनों मिलकर के 99% हिस्सा बना देती हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ लगभग 1% हिस्सा है वो अन्य गैसों से है। इसमें बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं, जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये अक्रिय गैसें हैं, इनका भी हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन गैस भी है और ओजोन गैस भी है। इन सभी गैसों का जो हिस्सा है वो 1% हिस्से के दायरे में ही सिमट कर रह जाता है। तो ये बात होगी कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं, मुख्य कौन सी हैं, और अन्य जो है जो बहुत कम मात्रा में है वो कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल जो है, जिसको हमने बताया पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, ये पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है और लगभग ये पृथ्वी से रेडियस के तौर पे, त्रिज्या के तौर पे अगर आप इसको नापोगे तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल का जो कुल भार है उस भार का 97% हिस्सा जो है वो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही सीमित है। इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ऐसे फैला हुआ है, तो इसमें जो हल्की गैसें हैं, जो हल्के कण हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे, जो भारी कण हैं वो नीचे की ओर आ जाएंगे। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जैसे पानी में हम लोग कोई मिश्रण मिलाकर छोड़ते हैं, बालू या पानी का, रेत का, पानी का, तो जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर रह जाती है, हल्की गंदगी ऊपर रह जाती है। वही सीन यहाँ पर है कि वायुमंडल में जो भारी गैसें हैं, भारी कण हैं, वो निचले वाले हिस्से में चले जाते हैं। निचला वाला हिस्सा लगभग 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सीमित है और बाकी की हल्की चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। और इन सभी माध्यमों में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग हैं। भिन्नता का मतलब समझ रहे होंगे आप कि सब अलग अलग हैं, कणों का आकार अलग अलग है, भार अलग अलग है। इस भिन्नता के कारण यहाँ परतों का निर्माण हो गया और वायुमंडल को हमने 5 परतों में बांट लिया। नंबर 1 क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और आखिरी 5वीं जो है वो है बहिर्मंडल। इन 5 परतों में हमने पृथ्वी को बांट लिया। आगे की बात करेंगे कि वायुमंडल का महत्व क्या है। पृथ्वी में अगर देखा जाए तो वायुमंडल क्यों ज़रूरी है, तो वायुमंडल में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं सभी चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व है। वो किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हैं कोई ना कोई चीज़ के लिए। जैसे ऑक्सीजन जो है, जिसको हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, ये पूरे प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे प्राणी जगत के लिए ऑक्सीजन जो है वो पूरे प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की,
तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए अति उपयोगी है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन को हम लेते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो यानी कि पेड़ और हम एक दूसरे के पूरक हो गए। अगर पेड़ हैं तो हम हैं और हम हैं तो पेड़ों को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते पर हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक बात को समझना होगा कि हमारा अस्तित्व पेड़ों से ही है। अगर पेड़ नहीं है तो फिर हम भी नहीं होंगे। इसलिए पेड़ों को भी बचाइए तो हम खुद भी बचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में विद्यमान धूल के कण, जो धूल हो जाती है वायुमंडल के अंदर, वो वर्षा का कारण बनते हैं, वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करते हैं। वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है, जल वाष्प का मतलब हो गया वेपोर, जो वाटर वेपोर है, जो कि समुद्र से, झीलों से, नदियों से, तालाबों के जल वाष्प जो वाष्पीकरण होता है सूर्य की किरणों से, गर्मी से जो तपिश लगती है, तो वो पानी जो है वो भाप के रूप में उड़ जाता है और वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो धूल के कण हैं, इनके साथ शामिल होकर के नमी पैदा करता है। इसी को हम जल वाष्प कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पादप, शैवाल और जीव जगत को प्रभावित करता है। पादप यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी वायुमंडल में नमी आ जाती है तो ज़मीन में देख सकते हो आप कई प्रकार के पादप पैदा होने लगते हैं, जैसे शैवाल पैदा होने लगते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो ज़मीन पर काई आने लगती है, काई तो जानते होंगे आप लोग, काई आने लगती, लिकेंस पैदा होने लगते हैं। ये जो है वो नमी का ही कारण है। कई सारे जीवों का निर्माण नमी के ऊपर ही होता है। इसीलिए वायुमंडल में जल वाष्प का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए ऑक्सीजन का होना। आखिरी में आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बात यहाँ करेंगे ओजोन की। तो जो ओजोन गैस है इसका सूत्र होता है O3, मैंने लिख दिया है। जो ओजोन गैस है इसका सूत्र होता है O3 और ये हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाता है। पृथ्वी के चारों ओर इस ओजोन गैस का इस तरीके से एक कवच लगा हुआ है। जब भी सूर्य से कोई किरण आती है तो वो जब पृथ्वी के लिए प्रवेश करती है तो ओजोन गैस से छन करके, फिल्टर होकर के उसका प्रवेश होता है, जिससे कि हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राणी जगत के लिए, हमारे जितने भी जीव जगत है उसके लिए हानिकारक नहीं होता। अगर ये ओजोन गैस नहीं होगी, ओजोन गैस की परत नहीं होगी, तो ये परावैंगनिक किरणें जो हैं वो कई प्रकार के चर्म रोगों का कारण बनेगी। चर्म रोगों का मतलब है कि हमारी जो त्वचा है, जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सा जो त्वचा है, इसमें कैंसर होने लग जाएगा। ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। कई सारी त्वचा संबंधी बीमारियां हमारे अंदर पनपने लगेंगी। आ जाते हैं, अब हमने बताया था कि हमने इस वायुमंडल को, माध्यम अलग अलग हैं, कणों का आकार अलग अलग है, भार अलग अलग है, इसलिए इसके 5 जो हैं परतें बन करके तैयार होती हैं। तो आप देख सकते हो पहली परत का नाम है ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश भी आपको याद रखनी है। इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरी परत का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, इसका हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अगला है मेसोस्फियर, इसको मध्य मंडल कहते हैं, क्योंकि ये मध्य में है। देखोगे आप 5 है ना, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में हो गया मध्य मंडल। थर्मोस्फियर, और इसको एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है आयनोस्फियर। आयनोस्फियर नाम से ही बुलाया जाता है, इसको आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहा जाता है। और ये आपका आखिरी हो गया बहिर्मंडल। इन 5 मंडलों में पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसकी जो परतें हैं उनको बांट लिया गया है। इनके अपने अपने गुणों के आधार पर इनके विशेष विशेष काम हैं, तो उस हिसाब से समझेंगे। तो ट्रोपोस्फियर में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फियर में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बादलों का जो घनत्व है वो काफ़ी अधिक रहता है। हल्की गैस ऊपर की ओर जा सकती हैं, बादल नीचे ही रह जाते हैं, तो उनको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो सभी जो है क्षोभ मंडल में रह जाते हैं। तो वर्षा का होना, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, ये सभी मौसमी घटनाएं जो हैं वो इसी क्षेत्र में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं।
जब यहाँ पर क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर चलने वाली पवनों, चलने वाली वायु का जो प्रवाह है वो क्षैतिज नहीं रह पाता, ठीक है। वहीं अगर समताप मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रवाह है वो क्षैतिज रहता है। अगर प्रवाह क्षैतिज रहता है और ये मौसमी घटनाओं से मुक्त है, मौसमी घटनाओं से मुक्त है, अगर मौसमी घटनाओं से मुक्त है तो यहाँ पर जो है आपके हवाई जहाज का संचालन किया जा सकता है। हवाई जहाज का जो है संचालन इसमें किया जा सकता है। हवाई जहाज का संचालन यहाँ पर किया जा सकता है। हवाई जहाज का या कह सकते हो वायुयान का यहाँ पर संचालन किया जा सकता है। मेसोस्फीयर मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है यहाँ पर उल्का पिंडों का विनाश। जो उल्का पिंड हमारे आकाश से आ जाते हैं रास्ता भटक कर, तो पृथ्वी उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण क्षमता के कारण अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उन्हें खींचना शुरू करती है तो पृथ्वी के पास खुद का एक सुरक्षा कवच है जिसको वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में पाए जाते हैं गैस, धूल के कण। तो जब वो उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में विद्यमान धूल के कण या गैस के कण जो हैं उस उल्का पिंड के साथ घर्षण बल पैदा करते हैं, जिससे कि उस उल्का पिंड में जो है अत्यधिक ताप हो जाने के कारण आग लग जाती है और वो मध्य मंडल तक आते आते उल्का पिंड का विनाश हो जाता है। वहीं आयनोस्फीयर की बात करें, आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं आयन। आयन तो जानते होंगे प्लस माइनस के चार्जेस जो होते हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हो करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, तो रेडियो तरंगों के माध्यम से हमारे यहाँ मोबाइल का, है ना, टीवी का, इंटरनेट का, इन सारी चीज़ों का संचालन संभव हो पाता है। तो आप कह सकते हो कि इसमें चलते हैं उपग्रह। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, जिनको हम भेजते हैं वो वाली सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर चलती हैं। मानव निर्मित सैटेलाइट जो हैं वो आयन मंडल में इनका संचालन होता है। बहिर्मंडल में ये सबसे आखिरी परत है और यहाँ पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जमा रहती है और हीलियम का भी, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस यहाँ पर जमा रहती है। ये बात हो गई 5 परतों की। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत रह गई है तो हम आगे और ज़्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमने बताया था जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, इसका नाम था क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और ये लगभग इसकी औसतन ऊंचाई अगर देखोगे पृथ्वी से तो 18 किलोमीटर की है और ध्रुवों पर पहुंचकर ये केवल 8 किलोमीटर रह जाती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि या कमी भी होती है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि इसी परत में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर जीव जगत की उत्पत्ति का विकास होता है। अब ये परिवर्तन नहीं होंगे अगर मौसमी परिवर्तन, तो जो पृथ्वी पर जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगा। इस भाग में वायु कभी शांत नहीं रहती, इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इस बात को नोटिस रखना कि इसी मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप में कमी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तापमान घटता जाएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई अगर आप तय करते हो तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घटता जाता है और इसे ही सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। इसको मतलब ये सामान्य ताप ह्रास दर है कि तापमान में जो कमी हो रही है वो किस दर पर हो रही है, तो वो दर जो है वो 165 मीटर, ये लिखा हुआ है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है अगर हम अपने समुद्र तल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई को ऊपर की ओर तय करना शुरू करें। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं, याद रखना। यानी कि यहाँ पहली परत अगर ये क्षोभ मंडल की है तो यहाँ से जो दूसरी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें अब ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर होता क्या है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल आपस में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो यहाँ पर विशेषताएं जो होंगी उनकी वो भी मिली जुली पाई जाएंगी। बात करते हैं समताप मंडल की।
तो वो तो लगभग 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक था, और ये लगभग 50 और 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक औसतन पाया जाता है। इस परत के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान लगभग समान रहता है, और इसके बाद ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो पहले घटता है क्षोभ मंडल में और इसमें बढ़ने लगता है। इस परत के ऊपरी भाग में ओजोन परत के कारण ही तापमान बढ़ता है। देखो भाई, इसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका समताप मंडल है, ये वाली जो है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है इस वाली जगह पर। तो इस बात को भी याद रखना कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो जब आप इसमें शुरुआत से यहाँ से चलना शुरू करोगे तब तो तापमान समान रहेगा, लेकिन जैसे ही इससे आगे जाओगे तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और ये जो क्षेत्र होता है वो मौसमी घटनाओं से बिल्कुल रहित होता है। यहाँ कोई मौसमी घटना नहीं होती। यहाँ पर वायु जो है वो क्षैतिज चलती हैं, इसी कारण यहाँ पर वायुयानों का जो संचालन है वो संभव माना जाता है और संचालन आदर्श रूप से हो पाता है। तो इस क्षेत्र को यानी समताप मंडल को वायुयान संचालन के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती और यहाँ पर जो वायु है वो क्षैतिज रूप से चलती है। इसलिए मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल जो है वो तीसरी परत है, और इसकी ऊंचाई धरातल से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर की है। और यहाँ तापमान पुनः कम होने लगता है। क्षोभ मंडल में कम होता है, समताप में बढ़ता है, फिर से आकर के मध्य मंडल में कम होने लगता है। इस बात का ध्यान रखना, कम होने लगता है। और 80 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर मध्य मंडल की बात करें तो ऊपर ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ये होता है मध्य मंडल में। आयन मंडल का मैं कार्य पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर विद्युत आवेशित तरंगें पाई जाती हैं, रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है रेडियो प्रसारण संभव हो पाता है। सैटेलाइट लगाई जाती हैं, जिससे कि मोबाइल, इंटरनेट और जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं वो सारी यहीं से संभव हो पाती हैं। इस परत की धरातल से ऊंचाई 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी मोटाई 300 किलोमीटर की है। इस तापमान में पुनः से बढ़ता है, और इसमें तापमान पुनः ऑल्टरनेट में चल रहा है। देखो, यहाँ कम हुआ, इसमें तापमान फिर से बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें तापमान फिर से बढ़ता है। बहिर्मंडल की बात करते हैं। ये आयन मंडल के ऊपर है और वायुमंडल की अंतिम परत है। इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण तरंगें अति विरल होती हैं। यहाँ तरंगें बहुत विरल, विरल का मतलब हो गया दूर दूर होती हैं। एक होता है सघन, सघन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा घना, जिसकी डेंसिटी अलग ज़्यादा होती है, घनत्व अधिक होता है, उसको बोलते हैं सघन। और जिसका घनत्व कम होता है वो होता है विरल, यानी कि दूर दूर होना। यहाँ वायु का घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी हल्की गैसें पाई जाती हैं जिनकी कणों की दूरी अधिक होती है। तो ये तो होगी 5 मंडलों की बात। ठीक है, अब देखिए की पॉइंट्स बता देता हूँ। क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायुयानों का उड़ान के लिए आदर्श परत मानी जाती है, और यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और बात लिख लेना कि ओजोन परत इसी में पाई जाती है। आयन मंडल में आयन की प्रधानता होती है, तो रेडियो तरंगों का प्रसारण यहीं से संभव हो पाता है। कहाँ पर? आयन मंडल में। बहिर्मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। एक रह गया कि मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में उल्का पिंडों का विनाश होता है। उल्का पिंडों का विनाश हो जाता है, वो जल करके राख हो जाते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक। तो ये छोटा सा वीडियो था वायुमंडल को लेकर के। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता दें, तो अगले वाले वीडियो में हो सकता है कि जो भी समस्या रहेगी उसका हम निपटान कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो आप इसको शेयर कर दें। 1 सेकेंड लगेगा शेयर करने में, है ना। हो सकता है आपके दोस्त की मदद हो जाए, उसके एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गया तो उसका काम बन जाएगा। तो इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।